Jai Hind. Today we are going to see the lesson 1 of class 4 English book of Maples series. आज हम लोग क्लास 4 की इंग्लिश बुक जो कि आपकी मैपल्स सीरीज की इंग्लिश बुक है उसके लेसन 1 को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की मैपल्स सीरीज की इंग्लिश बुक है जो कि आपके क्लास 4 की इंग्लिश बुक है जो कि अंजू बंसल और बी.एस. गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है। अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश। अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश इसका मतलब होता है कि अगर आप इस बुक को अच्छे से अध्ययन करते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसकी अच्छी समझ रखते हैं इस किताब की, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा, मतलब ऐसा महसूस होगा कि यह किताब स्वयं आपसे बातें कर रही है, आपसे स्वयं साक्षात्कार कर रही है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके सामने कोई आपसे बैठकर एक इंग्लिश के बुक के रूप में बात कर रहा है जो कि क्लास 4 के इंग्लिश की मैपल्स सीरीज की बुक है। यह हम लोगों का कवर पेज है। बुक का कवर पेज आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग का क्लास 4 का कवर पेज है ये। यहाँ पर आप अंदर के पेज को देख सकते हैं। यह फर्स्ट आइडिया के पब्लिकेशन की बुक है जो कि मैपल सीरीज की इंग्लिश की बुक है। जिसके ऑथर्स लेखक अंजू बंसल और बी.एस. गुप्ता जी हैं। यहाँ पर मेन पेज पर एक बॉय और एक गर्ल है जिसका कि यह मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे केवल बॉयज़ के लिए ही हायर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। कई फैमिली वाले अपने केवल पुत्रों को ही उच्च शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें घर से बाहर भेजते हैं या अच्छे संस्थाओं में दाखिला दिलाते हैं, अच्छे स्कूल्स में, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उनका एडमिशन करवाते हैं और अपनी पुत्रियों, अपनी लड़कियों का कहीं पास के ही बेहतर नहीं होते हैं ऐसी जगहों पर एडमिशन करवा देते हैं जहाँ पर कि फीस सस्ती होती है और शिक्षा का जो स्तर होता है वह बहुत ही निम्न होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बेटियों को भी समान अवसर प्रदान करने चाहिए। बेटियों में भी वह काबिलियत होती है, वह सामर्थ्य होता है कि वह भी अपने देश और समाज और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती हैं। तो सभी पेरेंट्स को अपनी बेटियों पर भी भरोसा करना चाहिए, केवल पुत्रों पर ही नहीं, और उन्हें समाज में बदलाव का एक हिस्सा बनना चाहिए। समय बदल चुका है, इसलिए हमें भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए और लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान रूप से समान अवसर प्रदान करने चाहिए। और शिक्षा में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चियों को, लड़कियों को ज़्यादा प्रोत्साहित करें, ज़्यादा इनकरेज करें कि वे भी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहें, अवेयर रहें। यह आप अंदर के पेज को देख सकते हैं। ये आगम बुक्स इंटरनेशनल की तरफ से फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की बुक है। ये आप उसके बाद के पेज को देख सकते हैं। यहाँ पर पब्लिशर्स के राइट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया हुआ है आपको कि आप इस बुक का कोई भी हिस्सा इलीगल तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बुक को आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इलीगल वे नहीं माना जाएगा। यहाँ पर पब्लिकेशन दिया हुआ है जो कि आगम बुक्स इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश हुई बुक है। ये एडिटोरियल बोर्ड, मतलब जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके जो इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं, वो शालिनी अरोड़ा और कनिका अग्रवाल जी हैं। डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर ये बुक फर्स्ट आइडिया डिज़ाइनिंग यूनिट की तरफ से। इसमें और भी ज़्यादा कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं इस बुक से रिलेटेड, आप देख सकते हैं अपनी बुक में।
ये आगे के पेज पर आपको प्रीफेस दिया हुआ है। प्रीफेस में समझाया जाता है कि इस श्रृंखला की किताब में और इस कक्षा की किताब में क्या क्या खास बातें हैं जो कि विद्यार्थियों को फायदेमंद हो सकती हैं। शिक्षकों के लिए भी इसमें कुछ विशेष बातें बताई जाती हैं कि आपको किताब को कैसे डील करना है, कैसे पढ़ाना है। यहाँ पर हम लोगों के पास कंटेंट्स का पेज आ चुका है। हियर वी हैव द पेज ऑफ कंटेंट्स। भूमिका मतलब इसमें सभी बताया जाएगा कि पूरी किताब में कितने पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पार्ट द एंट एंड द क्रिकेट है, जो कि एक कविता है इंग्लिश की या हिंदी की पुस्तक में। और अगर आप संस्कृत की पुस्तक लेते हैं तो सामान्यतः आपको जो पहला पार्ट मिलता है वह एक कविता ही होती है। तो यहाँ पर द एंट एंड द क्रिकेट एक कविता है जो कि मोरल वैल्यू सिखाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट्स में टोटल 18 चैप्टर्स हैं, 2 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इस बुक को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग लेसन 1 चैप्टर 1 को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक कविता है द एंट एंड द क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट। एंट मीन्स होती है हम लोगों के चींटी, और क्रिकेट मीन्स हम लोगों का होता है झिंगुर। तो चींटी और झिंगुर के विषय में बताया गया है इस कविता में। द एंट एंड द क्रिकेट मीन्स चींटी और झिंगुर का संवाद। चींटी और झिंगुर के बीच में जो बात होती है, जो बातचीत होती है, उसको कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कविता के रूप में उसकी प्रस्तुति है। तो हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि एक चींटी और एक झिंगुर के बीच में क्या बातचीत हुई। एंट के लिए हम लोग एमेट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। और क्रिकेट मीन्स झिंगुर, तो इसके लिए हम लोग बग या वैस्प आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बग मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, वैस्प मीन्स बड़े, तो वो भी एक प्रकार का कीड़ा मकोड़ा है। तो हम लोग क्रिकेट के लिए ये सब शब्द प्रयोग कर सकते हैं। चींटी और अनेक जो जीव जंतु होते हैं, मतलब लिविंग बीइंग्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वे अपने शरीर से एक प्रकार का केमिकल, रासायनिक पदार्थ निकालते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं जब वह कहीं पर आते जाते रहते हैं। तो जिसे कि हम लोग इंग्लिश में फिरोमोन कहते हैं। तो फिरोमोन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि एक गंध छोड़ देता है। जब चींटियाँ या और भी जीव जंतु जब कहीं पर जाते हैं भोजन की तलाश में, या कहीं अपने आश्रय घर की तलाश में कहीं जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो वे अपने पीछे एक प्रकार का केमिकल छोड़ते जाते हैं जिसको कि हम लोग फिरोमोन कहते हैं। तो फिरोमोन उन लोगों को मदद करता है जब वे वापस लौटने लगते हैं। अगर भोजन के खोज में वे जाते हैं तो जब उन्हें भोजन प्राप्त हो जाता है तो वे उसी फेरोमोन गंध को सूंघते हुए एक सीध में आ जाते हैं, बगैर अपना रास्ता भटके हुए अपने बिलों तक पहुंच जाते हैं। चींटियों को 6 पैर होते हैं और झिंगुर क्रिकेट को भी 6 पैर होते हैं। सामान्यतः जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको 6 या 8 पैर ही होते हैं। तो यहाँ पर चींटी और झिंगुर के बारे में बात की जा रही है, तो दोनों को 6 पैर होते हैं। चींटी जिस घर में रहती है उसको हम लोग बरो या एंट हिल
कहते हैं। तो जिस घर में चींटी रहती है उसको हम लोग बरो या एंट हिल कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं। एंट हिल को हिंदी में हम लोग बाम भी कहते हैं। यहाँ पर जो क्रिकेट है, क्रिकेट मतलब झिंगुर एक कीट है। यह रात में झीं की आवाज़ निकालने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको लगेगा कि झिंगुर रात में बहुत ही तेज गति से तेज स्वर में झीं की आवाज़ निकालते हैं, जो कि नर झिंगुर जब अपने पैरों को मतलब मेल्स क्रिकेट जब अपने पैरों को मतलब पंखों को आपस में तेज़ी से रगड़ते हैं तो झीं की तेज़ आवाज़ निकलती है। जब वे अपने पंखों को रगड़ते हैं, मेल्स झिंगुर मतलब नर झिंगुर अपने पंखों को तेज़ गति से रगड़ते हैं आपस में, तो उसी से झीं की आवाज़ निकलती है। और वे लोग इसको इसलिए करते हैं क्योंकि वे लोग फीमेल्स क्रिकेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो नर झिंगुर होते हैं वे मादा झिंगुर को आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को तेज गति से आपस में रगड़ने लगते हैं। रात्रि के समय कभी कभी दिन में भी ऐसी आवाज़ें आप सुन सकते हैं। तो जब वे पंखों को रगड़ते हैं तो झीं की आवाज़ आती है। और मेल्स झिंगुर इसको इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो फीमेल्स झिंगुर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। जैसे हम इंसानों में मेल्स फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और फीमेल्स मेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। इसी प्रकार सभी लिविंग बीइंग्स अपने अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटना है यह। अब हम लोग इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम मतलब पढ़िए, समझिए और इस कविता का आनंद लीजिए। तो यहाँ पर द एंट एंड द क्रिकेट जो कविता है वो ईसॉप्स फैबल्स से ली गई है। ईसॉप्स फैबल्स मतलब ईसॉप्स एक ऑथर आप कह सकते हैं, एक ऑथर है ईसॉप्स। कई लोग इसको आइसॉप्स भी पढ़ते हैं पर इसको हम लोग ईसॉप्स बोलते हैं। तो ईसॉप्स फैबल्स ईसॉप्स फैबल्स से ली गई एक कविता है जो कि यहाँ पर हमें एक सीख प्रदान करती है। फैबल्स हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि कोई छोटी कहानी, छोटी कविता या काल्पनिक कविता, काल्पनिक कहानी जो कि सामान्यतः जानवरों के ऊपर रहती है, जानवरों से संबंधित रहती है और हम मनुष्यों को एक सीख, एक नैतिक मूल्य समझाती है, नैतिक सीख देती है। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में फैबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर चींटी और झिंगुर के संवाद के जरिए हम इंसानों को एक सीख प्रदान करने की कोशिश की गई इस कविता के माध्यम से। तो इसलिए यह एक फैबल है और यह फैबल ईसॉप्स फैबल्स से ली गई कविता है। तो आपने समझ लिया कि फैबल्स हम लोग किसे कहते हैं। जनरली जो एक मोरल कन्वे करता है और जो कि सामान्यतः जनरली एनिमल्स के ऊपर ही राइट किया हुआ होता है, उसी को हम लोग फैबल्स कहते हैं। अब हम लोग कविता को शुरू करते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। यहाँ पर
बताया जा रहा है कि एक मस्तीखोर, सिली मीन्स आप समझ सकते हैं मस्तीखोर या मूर्ख या बेवकूफ़ या नासमझ। तो एक मस्तीखोर झिंगुर था, मतलब एक मस्तीखोर जवान झिंगुर था जो कि गाने का, सिंगिंग का आदी था, मतलब जिसको कि संगीत से बड़ा प्रेम था और वह संगीत गुनगुनाने का, संगीत गाने का, गीत गाने का बड़ा ही ज़्यादा आदी हो चुका था, मतलब उसको हैबिट हो चुकी थी। अकस्टम्ड मीन्स होता है आदी हो जाना, किसी भी चीज़ का अभ्यस्त हो जाना। मतलब अगर आप किसी काम को, किसी कार्य को बार बार करते हैं किसी चीज़ को, तो आप उसके क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, मतलब आपको उसका अभ्यास हो जाता है, आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। इसी के लिए इंग्लिश में हम लोग अकस्टम्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सिली वर्ड आया हुआ है। सिली के लिए हम लोग स्टूपिड, डम, सेंसलेस, इडियोटिक या आइडियोटिक के लोग इसको बोलते हैं, सिपिस आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सिप एक प्रकार का बेवकूफ़ जानवर होता है जो कि भेड़ होता है। अगर एक सिप गहरी खाई में गिरे तो उसके पीछे सभी सिप उसी खाई में गिर जाएंगे बगैर अपने किसी प्रकार का विचार विमर्श किए। तो इसलिए हम लोग शिप को भी एक नासमझ का प्रतीक मानते हैं। तो यहाँ पर जो भोंदू व्यक्ति होते हैं, जो नासमझ, मूर्ख, स्टूपिड, सिली व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हम लोग सिपिस शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। इडियट मीन्स होता है बेवकूफ़, नासमझ, तो इडियोटिक शब्द भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। सेंसलेस मीन्स होता है जिनके पास विचार करने की समझ ना हो। तो यहाँ पर सिली मतलब मूर्ख है, तो इसलिए हम लोग सेंसलेस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। डम मीन्स होता है बेवकूफ़, तो सिली के लिए हम लोग इतने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अकस्टम्ड मैंने आपको बता दिया, अकस्टम्ड एक प्रकार का होता है आदी हो जाना, हैबिट हो जाना। तो इसलिए अकस्टम्ड के लिए हम लोग हैबिचुएटेड, सीजन्ड, एक्वेंटेड, गिवन आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी शब्द अकस्टम्ड के साइनोनिम्स कहला सकते हैं। आप गूगल पर भी इन सभी शब्दों को सर्च कर सकते हैं। सीजन्ड मीन्स होता है जिस प्रकार मौसम अपने चक्र में पुनः वापसी करता रहता है। ठंडी में आपको ठंडी का ही प्रतीत होगा, तो ठंडी में आप गर्म कपड़ों को पहनने के आदी रहते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अकस्टम्ड मतलब होता है आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, इसलिए हम लोग अकस्टम्ड के लिए सीजन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड मीन्स यहाँ पर एक प्रकार का हैबिट वो है जो कि आप उसके आदी हो चुके हैं, वह आपकी हैबिट बन चुका है, इसलिए हम लोग अकस्टम्ड के लिए हैबिचुएटेड शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बाकी साइनोनिम्स को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मस्तीखोर, एक बेवकूफ़, नासमझ, मूर्ख, भोंदू, जवान झिंगुर गाने का, गीत गुनगुनाने का आदी हो चुका था। और वह कब गाता था, यह आगे बताया गया। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, तो वह जब गर्मियों का मौसम होता था, गर्मियों के समय में जब धूप से सराबोर गर्मियों, ग्रीष्म और वसंत ऋतु के महीने होते थे, मतलब यहाँ पर स्प्रिंग है। गे मीन्स मतलब होता है जब खुशी हो, जब वातावरण में खुशी छाई हो, वातावरण में आपको ऐसे तत्व प्राप्त हो, ऐसा वातावरण आपको प्राप्त हो, पर्यावरण आपको प्राप्त हो जहाँ पे आपको आनंद की अनुभूति हो, तो उसके लिए इंग्लिश में हम लोग गे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब ग्रीष्म और वसंत ऋतु के महीने होते थे, तो वह नासमझ, वह मूर्ख, नादान जवान झिंगुर क्या करता था, संगीत में लिप्त हो जाता था, संगीत में खो जाता था, मतलब गीत गुनगुनाने लगता था। इन महीनों में ऐसी कल्पना की गई है कि प्रकृति खुश रहती है, खिली खिली धूप होती है, सुंदर सुनहरी गर्माहट से युक्त सूर्य की किरणें धरती पर आकर बिखर जाती हैं। तो ऐसे मंथ्स को यहाँ पर सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर ऐसा माना गया है कि जब समर और स्प्रिंग में, तो ऐसे समय होता है जब सब कुछ खुश होता है, प्रकृति खुश रहती है, सब वातावरण का हर एक तत्व प्रसन्न रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग को यूज किया गया है। तो ऐसे समय में जो मूर्ख जवान झिंगुर था, वह क्या करता था, वह गीत को उत्पन्न करता था, गाने का आदी था। आप समझ सकते हैं कि ऐसे मौसम में क्या होता होगा। प्रकृति ऐसे मौसम में
क्या करती होगी, तो वायु में पुष्पों की सुगंध घुल जाती होगी और नदियों आदि जल राशियों स्रोतों से टकराकर जब वायु किसी से के शरीर पर, किसी जीव के शरीर को छूती होगी तो उसको बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करती होगी। नए नए नवीन पुष्प फल पौधों पेड़ों वृक्षों पर आते हैं। प्रकृति नवीन अवस्था से गुजर रही होती है तो सब कुछ सुंदर सा हो जाता है। सुंदर परिवर्तन पर्यावरण वातावरण में होने लगते हैं। जीव जंतु जानवर मनुष्य आदि सब खुश प्रसन्न रहते हैं। सभी आनंद की मुद्रा में स्वयं को पाते हैं। तो एक नादान मूर्ख झिंगुर जो कि जवान भी रहता है, वह भी प्रकृति की इस अवस्था में प्रकृति के श्रृंगारों परिवर्तनों से मोहित हो जाता है। मतलब अपने सभी जरूरी कार्यों को भूलकर लापरवाह होकर गीत गाता रहता है। वो सोचता है कि इस सुंदर समय में तो बस प्रकृति की मनोहरता सुंदरता या मनमोहकता का आनंद लेते हुए गीत का गायन करना चाहिए और कुछ उसको सूझता नहीं है। तो इसी तरह वह मूर्ख नासमझ झिंगुर अपने जीवन के कीमती समय को जवानी के सुनहरे दिनों को बस स्वप्नों को देखने में बिता देता है, निकाल देता है। वह कुछ कार्य नहीं करता है। इन अच्छे दिनों में, इन बेहतर दिनों में वह कुछ कार्य नहीं करता है। बस प्रकृति के परिवर्तनों, प्रकृति के श्रृंगारों, प्रकृति की खूबसूरती आदि का आनंद लेता रहता है और संगीत गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से मनुष्य को इन दो पंक्तियों से मनुष्य को यह सीख लेनी चाहिए कि उसे अपनी जवानी के दिनों, जब उसके जवानी के दिन में अच्छे दिन होते हैं, अच्छा समय होता है, तो उसे पूर्ण रूप से सही कर्म करना चाहिए। जवानी के सुनहरे दिनों समय को यूं ही सोचने में सपने खुली आँखों से या बस सोचते रहना ही नहीं चाहिए। बस कि मैं जैसे बहुत लोग सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा और सोचने में ही अच्छे दिनों को व्यर्थ कर देते हैं, गवा देते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य को इन पंक्तियों से यह सीख देने की कोशिश की गई है कि जब मनुष्य शारीरिक रूप से मजबूत होता है, स्वस्थ रहता है, तो उसे अपने जवानी के दिनों का सदुपयोग करके अपने भविष्य के लिए कुछ बेहतर विकल्प तलाश करने चाहिए, कार्य करने चाहिए, जिससे कि उसको आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या का या गंभीर समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो इन पंक्तियों से हम लोगों को यही सीख देने की कोशिश की गई है, क्योंकि यह एक फैबल है। फैबल मीन्स जिससे कि मनुष्य को कोई मूल्य प्राप्त हो, कोई नैतिक मूल्य की सीख मिलती हो। तो यहाँ पर यही सीख हम लोगों को मिल रही है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब वह मूर्ख नासमझ झिंगुर अपने जीवन के सुनहरे दिनों समय को गाने में व्यर्थ कर देता है और कोई कर्म भविष्य को सोचकर नहीं करता है, तो मतलब वह मूर्ख नासमझ जवान झिंगुर गर्मियों और बसंत के अपनी जवानी के सुनहरे दिनों को समय को बस गाने में और मौसम का आनंद लेने में बिता देता है, व्यर्थ कर देता है। वह उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि वह जब अपने घर की अलमारी को खोलता है, जब मौसम परिवर्तित होता है, तो जब वह अपने घर की अलमारी को खोलता है, जब समय बदल जाता है, मतलब जब समय उसके अनुकूल नहीं रहता है, उसके बेहतर दिन, अच्छे दिन समाप्त हो गए हुए होते हैं, तो वह जब अपने घर की अलमारी को खोलता है और देखता है कि उसमें तो उसके खाने के लिए, भोजन के लिए एक तिनका भी नहीं है और ठंड का मौसम भी आ चुका है, ठंड का भी आगमन हो चुका है, तो वह क्या करता है, वह शिकायत करने लगता है, वह रोने लगता है, मतलब वह कोसने लगता है
कि पूरे गर्मियों भर वह बस नासमझों की तरह गीत गाता रहता है, मौसम का आनंद लेता रहता है और बस यही सोचता रहता था कि मैं आज तो अच्छा दिन है, कल भोजन इकट्ठा करूँगा। ऐसे करते करते उसने अपने जीवन के जो अच्छे दिन थे, जो मौसम के अच्छे दिन थे, उसको गुजार दिए और अब कठिन समय, कठिन मौसम आ चुका है जो कि ठंड का है। तो ठंड में कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर यही सीख देने की कोशिश की गई है कि मनुष्य को भी शारीरिक सुख केवल शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए ही कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक सुख तो क्षणभंगुर होते हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे कि मनुष्य को आत्मीय सुख की प्राप्ति हो सके, जिससे कि मनुष्य को हृदय में, शरीर में आनंद की भावना प्राप्त हो, आनंद की भावना की अनुभूति हो। मनुष्य को अपने कर्म ऐसे रखने चाहिए, अपने लक्ष्यों को ऐसे रखने चाहिए जिनसे कि जन कल्याण, लोक कल्याण जुड़े हो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मतलब मनुष्यों को पूर्ण रूप से ईमानदारी से अपने जवानी के सुनहरे और अच्छे समय में पूर्ण रूप से कर्म करना चाहिए। सिर्फ स्वप्न देखते रहने से ही यह सब कुछ संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर नासमझ मूर्ख जवान झिंगुर के जीवन से हम लोगों को शुरुआत की 4 लाइनों से यह सीख देने की कोशिश की गई है। अगर आप कविता को अच्छे से समझेंगे तो आपको यही सीख समझ में आएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वह जवान मूर्ख झिंगुर अपने आनंद के दिनों को समाप्त होने के बाद शिकायत करने लगता है, जब उसे अपने घर की अलमारी खाली मिलती है और मौसम ठंड का होता है, मतलब मौसम परिवर्तित हो चुका होता है। मौसम परिवर्तन यहाँ पर जो बताया गया है वह आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब इंसान के जीवन में कठिन समय का दौर शुरू हो जाता है तो उसी को यहाँ पर मौसम परिवर्तन के रूप में संबंधित किया गया है। मौसम परिवर्तन से इंगित करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि जब मौसम ठंड का होता है अर्थात उस मूर्ख नासमझ जवान झिंगुर ने अपनी जवानी के सुनहरे ग्रीष्म और बसंत के सुंदर दिनों को बस गाने में ही व्यर्थ कर दिया। उसने आने वाले समय अर्थात सर्दियों के विषय में तनिक भी ध्यान नहीं दिया, विचार विमर्श नहीं किया। उसके घर में जो भोजन सामग्री थी वह उसे ग्रीष्म और वसंत ऋतु में खाकर उसने खत्म कर दिया था और इस दौरान जब भोजन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था तो वह सोचता था कि अभी तो अच्छे दिन हैं, अभी मैं आनंद कर लेता हूँ, अभी मैं एंजॉय कर लेता हूँ, मौज मस्ती कर लेता हूँ, अभी कहाँ दुख है, कहाँ ठंड है। और ऐसे ही देखते देखते ये अच्छे दिन एक एक करके बीत जाते हैं और उसके घर पर भोजन सामग्री भी समाप्त हो जाती है और मौसम परिवर्तित हो जाता है, ठंड आ जाती है। तो वह देखता है कि उसके पास खाने का थोड़ा सा भी सामान नहीं है और ठंड के दुष्कर कठिन समय में दिनों में उसे भोजन इकट्ठा करने में कठिनाई होने लगी। तो वह शिकायत करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आलसी मनुष्य भी जब उसकी जवानी और उसके अच्छे दिन समाप्त हो जाते हैं, वह बस सपने देखते रहता है। तो वह क्या करता है, वह अपने जीवन के उपयुक्त सही समय को जब व्यर्थ कर चुका होता है, खो चुका होता है, मतलब जब बीत चुका होता है उसके जवानी का दिन और अच्छे दिन जब उसके बीत चुके होते हैं, तो वह भी ऐसे जवान मूर्ख झिंगुर की तरह क्या करता है, शिकायत करने लगता है, बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। मूर्ख व्यक्ति किस्मत का रोना शुरू कर देते हैं, धन का अभाव, समय का अभाव आदि बातों का रोना शुरू कर देते हैं और स्वयं को दोष ना देते हुए, स्वयं के आलस्य और अकर्म को दोष न देकर ईश्वर को और दूसरों को ही कोसते रहते हैं, समाज में लोगों को कोसते रहते हैं। तो इस प्रकार के मनुष्य अपने जीवन के
बेहतर अपने जीवन के अच्छे समय को व्यर्थ करते रहते हैं और इस प्रकार कष्टों में जीवन जीते हैं, और जो उनसे संबंधित रहते हैं, मतलब इस प्रकार के मूर्ख व्यक्तियों से जो संबंधित रहते हैं, उनका भी जीवन दुश्वार हो जाता है, मतलब उनका भी जीवन कष्टों से घिर जाता है और उनका भी जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखमयी हो जाता है और उनके जीवन में कष्टों, मुसीबतों, दुखों आदि का आगमन ही बना रहता है सदैव। तो ऐसे लोगों से सदैव हम सबको दूरी बनाकर रखनी चाहिए और हम लोगों को अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कर्म करने चाहिए। यहाँ पर कबल्ड शब्द आया हुआ है। कबल्ड के लिए हिंदी में हम लोग यहाँ पर कबल्ड शब्द आया हुआ है। कबल्ड के लिए हिंदी में हम लोग अलमारी प्रयोग कर सकते हैं। अलमारी एक प्रकार का लकड़ी का ढांचा होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी सामान को रख सकते हैं। सामान को रखने का वहाँ पर जगह स्थान प्रदान किया गया होता है। आगे की लाइनों में यहाँ पे बताया गया है, नॉट अ क्रम्ब नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। इसको कई लोग क्रम्ब बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर क्रम बोलेंगे क्योंकि इसको सही प्रोनाउंसिएशन इसके क्रम है। तो नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस मूर्ख जवान झिंगुर को अपने घर की अलमारी में अन्न का एक दाना, एक तिनका, एक टुकड़ा तक नहीं मिलता है। जब रास्तों में मतलब हर जगह धरा पर, मतलब भूमि पर, धरती पर बर्फ की चादर से बिछी रहती है, तो एक भी पुष्प और एक भी पत्ती पौधों, पेड़ों पर नहीं दिखाई देते हैं। इन कठिन परिस्थितियों, मतलब अपने जीवन के बुरे दिनों समय से गुजरते हुए वह नादान जवान झिंगुर कहता है कि मेरा क्या होगा। आगे बताया जा रहा है, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly end। तो इन 8 लाइनों में दूसरी और तीसरी जो यहाँ पर स्टैंजाज हैं उसमें बताया गया है कि वह मूर्ख नादान झिंगुर जब अपने घर की अलमारी को देखता है तो उसे अपने घर की अलमारी खाली मिलती है, अन्न का एक टुकड़ा, एक दाना तक नहीं होता है और उसके घर के बाहर, मतलब सभी जगहों पे, उसके आसपास क्या होता है, सभी जगहों पे बर्फ की चादर बिछी हुई रहती है। तो ऐसे में कोई भी खाने का जो भी पौधे उड़ित होंगे उन पे कोई भी फल प्राप्त नहीं हो पाता है उसको, ना ही किसी प्रकार का पुष्प प्राप्त हो पाता है। तो वह बड़ा ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वह कहता है कि अब इस समय में मेरा क्या होगा, अब तो मुझे खाने के लिए कहीं पर भी कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो अपने जीवन के इन कठिन समयों से, इन बुरे दिनों से गुजरते हुए वह नादान जवान झिंगुर, मूर्ख जवान झिंगुर कहता है कि उसका क्या होगा। ओह व्हाट विल बिकम सेड द क्रिकेट ऑफ मी। तो वह यही कहता है कि उसका क्या होगा। यहाँ पर जो ओह शब्द आया हुआ है वह एक प्रकार से दुख या कष्ट को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पर जब उस नादान मस्तिष्कुल जवान झिंगुर ने सभी प्रयत्न करके देख लिए और उसे कहीं पर भी भोजन न प्राप्त हो सका, तो अंत में भूखमरी और अकाल ने उस नासमझ मूर्ख झिंगुर को, मतलब उसकी मजबूरी ने उसे कठिन समय, दुष्कर मौसम का सामना करने के लिए बाध्य कर ही दिया। अगर वह भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा तो वह भूख, ठंड इत्यादि से मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा और इसके पीछे उसकी मूर्खता का ही हाथ होगा। इसलिए वह हिम्मत करके ठंड के मौसम में भी अपने घर से बाहर निकलता है और भोजन की खोज में लग जाता है। स्टारवेशन के लिए हम लोग यहाँ पर भूखमरी शब्द का प्रयोग करेंगे। फैमीन के लिए अकाल शब्द हम लोग प्रयोग कर सकते हैं।
फैमिन, स्टार्वेशन दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, जिसके लिए हम लोग लैक, रिडक्शन, शॉर्टेज, डिफिशियंसी आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इनके लास्ट में आप फूड लगा देंगे तो आपको ये सब स्टार्वेशन या फेमाइन के साइनोनिम बन जाएंगे। बोल्ड मीन्स होता है बहादुर या निर्भीक या निडर हो जाना। तो वह झिंगुर अब उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, वह एक प्रकार से मजबूर हो चुका होता है। तो यहाँ पर इसीलिए बोल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसे इस ठंड के कठिन समय में, दुष्कर मौसम में अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा भोजन की तलाश में। तो इसलिए यहाँ पर उस झिंगुर के लिए, उस मूर्ख झिंगुर के लिए बोल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इन लाइनों में बताया गया है कि जब वह झिंगुर अपने घर से बाहर निकलता है तो कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में वह ठंडी के कारण, ठंड के दुश्वारियों के कारण पूरी तरह से गीला हो जाता है। उसके शरीर से ओस की बूंदें टपकती रहती हैं पानी की तरह, और वह पूरी तरह से ठंड से ठिठुर रहा होता है, लड़खड़ा रहा होता है। यहाँ पर यहाँ पर ड्रिपिंग आया हुआ है, इसकी स्पेलिंग में आप लोग आर ऐड कर लेंगे, यहाँ पर ड्रिपिंग कर लेंगे इसको। तो वह यहाँ पर विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड में उसके बदन से, झिंगुर के बदन से पानी की बूंदें, जो कि ओस की बूंदें होती हैं, वह टपक रही होती हैं, और वह क्या होता है, ठंड से लड़खड़ा रहा होता है, ठिठुर रहा होता है। ट्रेम्बलिंग में होता है लड़खड़ाना या ठिठुरना, या जैसे लोग जब ड्रिंक कर लेते हैं, ड्रिंकर्स जब ड्रिंक कर लेते हैं तो वह भी इसी प्रकार कुछ लड़खड़ाने लगते हैं, तो उनके लिए हम लोग इंग्लिश में ट्रेम्बलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वही दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन सब चुनौतियों, मुश्किलों के बीच वह नादान झिंगुर एक कंजूस चींटी के घर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पर लास्ट लाइन में बताया गया है, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड, मतलब इन सब कठिन समय के बीच, अपने जीवन के कठिन समय, मुश्किल समय के बीच वह एक कंजूस चींटी के घर की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। क्योंकि अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा, उसको आश्रय नहीं मिलेगा, तो वह ठंड आदि के कारण अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो आगे बताया जा रहा है, तो सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तो वह नादान मूर्ख झिंगुर, जवान झिंगुर अपने जीवन के कठिन समय में, मतलब ठंड के इस मुश्किल समय में वह क्या करता है, वह एक कंजूस चींटी के घर की ओर प्रस्थान कर देता है। सेट ऑफ मीन्स होता है चल पड़ना या निकल पड़ना, जिसके लिए हम लोग सेट फॉर्थ, डिपार्ट, लीव, गो अवे, गो, मूव ऑफ, सेल अवे, गेट ऑफ आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब का मतलब होता है निकल पड़ना, चल पड़ना या रवाना हो जाना, या एक जगह से दूसरे जगह के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाना आदि हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो वह झिंगुर ठंड के इन कठिन मुश्किल परिस्थितियों में भी उस कंजूस चींटी के घर की ओर चल पड़ता है, यह देखने के लिए कि क्या वह कंजूस चींटी उसे इस ठंड में ओस रूपी बरसात से उसको आश्रय, घर मतलब छत प्रदान करेगी, ठंड के मुश्किल समय में उसको छाया, आश्रय प्रदान करेगी, उसको पेट भर भोजन देगी जिससे कि वह जीवित रह सके। इसी सब सोच के साथ, सकारात्मक भावों, उम्मीदों के साथ वह जवान नादान झिंगुर, जो ओस रूपी बारिश की बूंदों से पूरी तरह से भीग गया है, उसके पूरे शरीर से ठंडे जल की झाला टपक रही है, और वह ठंड के मारे, जाड़े के मारे लड़खड़ा रहा है, ठिठुर रहा है। उसको बस उस कंजूस चींटी से ही उम्मीद बची है, मतलब
कि प्रकृति में कहीं पर भी उसको भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है, क्योंकि हर जगह बर्फ़ की चादर से बिछी जाती है। तो वह उसके पास बस एक ही उम्र, एक ही विकल्प रहती है, जो कि वह कमज़ोर चींटी रहती है। तो वह नादान मूर्ख झिंगुर उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वह आशा करता है, सोचता है कि चींटी इस कठिन समय में, मुश्किल वक्त में उसे भोजन, आश्रय प्रदान कर दे। एक कर्ज, एक ऋण, एक उधार के रूप में वह जब उसके जीवन में फिर से अच्छे दिन आएंगे, मतलब ग्रीष्म व वसंत ऋतु के सुनहरे दिनों में, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वह उस चींटी को लौटा देगा सबको। झिंगुर यही सब सोचता रहता है अपनी यात्रा के दौरान, जो वह चींटी के घर की ओर शुरू कर चुका होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा के अर्थों को समझने की कोशिश की। आगे के पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह वीडियो मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, और मोबाइल में आप समझ सकते हैं एक दिन में 1.5 GB ही मिलती है। तो यह वीडियो 1.5 GB से ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। If you have any problem, kindly ask your problem in the comment section. For more, you can also join the Telegram groups of your respective classes. Thank you very much.